हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर एस के रमन आपका स्वागत करता हूं राठौड़ आईएएस अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड। एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि ऊर्जा के स्रोत। आमतौर पर आपने देखा है कि पूरी पृथ्वी पर कोई भी जीव हो, कोई भी वस्तु हो या इवन ब्रह्मांड में, केवल पृथ्वी पर नहीं पूरे ब्रह्मांड में ही कोई भी जो चीज है वो ऊर्जा से, शक्ति से ही संचालित होती है। किसी चीज में जब तक ही आकर्षण होता है, जब तक उसमें ऊर्जा है, उसमें शक्ति है। इवन सूर्य भी अपनी शक्ति के कारण, अपनी ऊर्जा के कारण, अपनी एनर्जी के कारण, जिस एनर्जी, जिस ऊर्जा और जिस शक्ति के कारण वो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है, उसी कारण सूर्य की भी महत्ता है। और इसी प्रकार से दूसरे सभी जीवों में जब तक एनर्जी है, जब तक उसमें ऊर्जा है, जब तक उसमें अक्षमता है, तब तक उसमें जीवन है। और यही ऊर्जा हमारे पूरे जीवन का, पूरी इकोनॉमी का, पूरे आर्थिक और सामाजिक जीवन का एक मूल स्रोत है। तो आज फ्रेंड्स हम इन्हीं ऊर्जा के स्रोत पर आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत। आमतौर पर सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा का क्या अर्थ है। ऊर्जा का अर्थ है कार्य करने की कुल क्षमता को मोटे तौर पर ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जिस भी शक्ति के कारण हम काम कर पाते हैं, हमारा जीवन चलायमान है, उसको हम ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उसे आमतौर पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जो प्रकृति प्रदत्त हैं, जो ईश्वर ने, भगवान ने मानव को दिए हैं और मानव उनको चाह करके भी अपने हाथों से, अपनी बुद्धि से क्रिएट नहीं कर सकता। केवल प्रकृति द्वारा प्रयोग किए गए उन संसाधनों को प्रयोग कर सकता है। अपनी तरफ से उसमें कोई भी वो फेरबदल या उसमें इंप्रूवमेंट नहीं कर सकता है, अपनी तरफ से उनको नहीं बना सकता है। दूसरा टाइप है कुछ ऐसे सोर्सेज जो डायरेक्ट रूप से प्रकृति के द्वारा नहीं प्रोवाइड करवाए गए हैं, बल्कि आदमी ने अपने हुनर के द्वारा, अपनी कुशलता के द्वारा कुछ संसाधनों को अरेंज करके, मैनेज करके उनसे कुछ एनर्जी के रिसोर्सेज को डेवलप कर लिया है। तो ऐसे सोर्सेज को हम दो भागों में बांटेंगे और पहले भाग को हम कहते हैं कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, और दूसरे भाग को हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी कि वो परंपरा से ही चलते आ रहे हैं, मानव ने अपने तकनीक से, अपने हुनर से उसको डेवलप नहीं किया है और नहीं वो कर सकता है। वो भगवान ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने ही मानव को एक उपहार के रूप में दिए हुए हैं और मानव केवल उसका उपयोग कर सकता है, उसको बना नहीं सकता है। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब क्या है? ये सब ऐसे एनर्जी के रिसोर्सेज हैं जो प्रकृति ने मानव को दिए हैं और इनकी जो मात्रा है वो सीमित है। ये रिन्यूएबल नहीं है, नवीनीकरण नहीं है। यानी कि एक बार यदि हम कोयले का प्रयोग कर लेते हैं, कोयला जल जाता है, तो हम कोयले को दोबारा नहीं बना सकते। तो ये नॉन रिन्यूएबल है, इसको हम पुनर्नवीनीकरण नहीं कर सकते। इनकी मात्रा भी सीमित होती है। जो लिमिटेड स्टॉक प्रकृति ने हमें दिया है, हम उसी पर निर्भर हैं, उसको हम अपने तरीके से बढ़ा नहीं सकते हैं। ये कन्वेंशनल स्रोत की एक लिमिटेशन है और इसी लिमिटेशन के कारण मनुष्य को नए जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हैं उसको डेवलप करने की आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि मानव का जो जीवन है वो निरंतर गतिमान है और विकासशील है। मानव हमेशा तरक्की करता रहेगा, प्रगति करता रहेगा, उन्नति करता रहेगा, लेकिन जो कन्वेंशनल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिमिटेड हैं और उन्हीं के बल पर हम आगे सभी काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने जो कुछ नए वैकल्पिक जो ऊर्जा के स्रोत हैं उसको डेवलप करने की तकनीक अपने हुनर से हासिल की और इन रिसोर्सेज को पुनर्नवीनीकरण यानी कि रिन्यूएबल भी किया जा सकता है। एक बार यदि हम कोई चीज यूज कर लेते हैं तो उसको दोबारा से हम बना सकते हैं। जैसे कि हमने घरों में लाइट को यूज किया, आज हम बिजली यूज कर रहे हैं, तो कल को वो बिजली हम किसी पन बिजली योजना के माध्यम से, जो हमारे थर्मल पावर हैं या वाटर इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट्स हैं, हम उसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को दोबारा बना सकते हैं। तो ये जो स्रोत हैं ये गैर परंपरागत हैं और पुनर्नवीनीकरण है। यानी कि इनकी जो प्रकृति में जो मात्रा है वो प्रचुर मात्रा में ये उपलब्ध है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई सीमा भी नहीं है। आमतौर पर सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, जियोथर्मल, भूतापीय एनर्जी, टाइडल एनर्जी यानी कि ये समुद्र से रिलेटेड है। समुद्र भी जो ऊर्जा का स्रोत है वो तरंग के रूप में, टाइड के रूप में और ज्वार भाटा के रूप में, ओटेक के रूप में हमारे पास ऊर्जा का स्रोत है। बायोफ्यूल है जिसको बायोडीजल भी कहते हैं, बायोमास है, बायोगैस है,
स्मॉल वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को जो डेवलप करने के लिए जो मैकेनिज्म है वो कब से डेवलप हुआ। भारत में 1987 में 1987 में इरडा की स्थापना की गई, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसके माध्यम से हमने जो भारत के पुनर्नवीनीकरण के जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो जो नॉन कन्वेंशनल गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, जो पुनर्नवीनीकरण के जो स्रोत हैं, जिसको कि हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं, इसको डेवलप करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसका प्रबंधन करने के लिए पूरे के पूरी मतलब जो प्रोसेस को जो है वो IRDA देखता है, और इसके माध्यम से भारत ने बहुत से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को डेवलप करने में कामयाबी हासिल की है। आमतौर पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को डेवलप करने की आवश्यकता हमें क्यों महसूस होती है। देखिए, सबसे पहला कारण है सीमित मात्रा में उपलब्धता। जो नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज, हमारे जो परंपरागत जो रिसोर्सेज हैं, वो हमेशा मात्रा में सीमित होते हैं, जबकि व्यक्ति की जो डिमांड है वो हमेशा अधिक होती है। तो इस सीमितता के कारण, इस लिमिटेशन के कारण हमने नई ऊर्जा स्रोतों को डेवलप करने की आवश्यकता महसूस होती है। दूसरा कारण है मूल्यों का बढ़ना। आमतौर पर आपने कोयले के मूल्य में या डीजल के मूल्य में या पेट्रोल के मूल्य में हमेशा बढ़ोतरी होते हुए सुना होगा। इन सबके मूल्य में बढ़ोतरी होने के कारण आमतौर पर हमें नए रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की आवश्यकता महसूस होती है, ताकि हम नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए रिसोर्सेज डेवलप कर सकें, और वो डेवलप जो कहें जो हमारे अल्टरनेट रिसोर्सेज होंगे वो सस्ते होंगे। इसलिए हम नए नए रिसोर्सेज को, नए नए अल्टरनेट रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं, ताकि वो हमें सस्ते उपलब्ध हो सकें, और बहुत महंगे जो मूल्य वाले जो कन्वेंशनल परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत हैं उसको हम कम कर सकें। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है, यानी कि हमारी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, जबकि जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उसकी एक लिमिटेशन है, उसकी मात्रा सीमित मात्रा में उपलब्ध है, तो वो बढ़ती हुई हमारी मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए जो हमारा जो एनर्जी की जो डिमांड है उसकी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं है। इस सिक्योरिटी को, इस सुनिश्चितता को संभव बनाने के लिए हमें नए नए अल्टरनेट जो गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं, जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं, उसको ढूंढने की आवश्यकता है। इसके अलावा गांव में वनों की कटाई, आमतौर पर आपने देखा है गांव में हमारे पास आमतौर पर ईंधन का जो साधन होता है लकड़ी होता है, उसके लिए वनों की कटाई की जाती है। वनों के काटने से हमारे मानव जीवन पर, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलता है, और भी बहुत से दूसरी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए, इसको रोकने के लिए भी हमें वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों की तलाश है। यदि हम गांव में कुछ नए तकनीक के साथ, जैसे बायोमास या बायोगैस हमने उपलब्ध करवाई, तो ये नए वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत यदि हम गांव में उपलब्ध करा दें तो वनों की कटाई को कम किया जा सकता है। वनों की कटाई के कारण या लकड़ी के जलने के कारण उत्पन्न होने वाले धुएं से पर्यावरण प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। इसके अलावा आत्मनिर्भरता, आमतौर पर जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं उसका जो वितरण है वो असमान है, यानी कि कुछ देशों के पास अधिक ऊर्जा के स्रोत हैं और कुछ देशों के पास बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि अरेबियन कंट्रीज हैं, अरेबियन कंट्रीज में ऊर्जा के स्रोत प्रचुर मात्रा में है, जबकि दूसरे देशों को उनसे हमें पेट्रोलियम, डीजल वगैरह मंगाना पड़ता है। इसके कारण हमारे देश की जो आत्मनिर्भरता है वो कम हो जाती है और हमें दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ जाता है। यदि किसी कारणवश से हमारे दूसरे देशों के साथ हमारे रिलेशन खराब हो जाते हैं तो दूसरा देश हमें धमकी दे सकता है कि हम आपको तेल नहीं देंगे, डीजल नहीं देंगे, गैस नहीं देंगे। तो इन सब की मजबूरी को निपटने के लिए हमें अपने स्वदेशी तकनीक से कुछ ऐसे अल्टरनेटिव वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत डेवलप करने चाहिए जिससे कि हम दूसरे देशों पर निर्भरता को कम कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये मुख्य कारण है जिसके कारण हमने अल्टरनेटिव एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं, जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं, उसको डेवलप करने की आवश्यकता महसूस होती है। अब देखते हैं वो कौन कौन से अल्टरनेटिव एनर्जी के रिसोर्सेज हैं जिसको कि हम यूज कर सकते हैं, उनकी क्या क्या फिजिबिलिटी है, यानी कि क्या क्या प्रैक्टिकल रूप से संभावता है उनकी, हम किसको कितने रूप में यूज कर सकते हैं, कितने रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। अभी तक आमतौर पर हमारे पूरे न केवल भारत में ही बल्कि विश्व स्तर पर जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों से प्राप्त होने वाले जो ऊर्जा की मात्रा है उसका जो हिस्सा है वो कुल ऊर्जा स्रोतों में बहुत कम है। आमतौर पर 2 से 3% के बीच में ही जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का हिस्सा ऊर्जा की पूर्ति में है। सबसे पहले जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत, वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जिसको कि हम सौर ऊर्जा बोलते हैं। सौर ऊर्जा सूर्य के तापमान को उसके द्वारा प्राप्त
तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की तकनीक के माध्यम से जो विद्युत उत्पन्न करते हैं उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। भारत में सोलर एनर्जी क्या संभावना है? भारत जैसे कि हम जानते हैं उष्ण कटिबंधीय देश में मतलब क्षेत्र में आता है और उष्ण कटिबंधीय गोलार्ध में होने के कारण हमारे यहाँ पर आमतौर पर पूरे 300 दिनों तक जो सूर्य है वो तेज धूप के साथ चमकता है और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जो सोलर एनर्जी हमें मिल सकती है। सोलर एनर्जी के लिए हमें कुछ रिसीवर्स और कुछ संग्राहक की जरूरत पड़ती है जो सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं और उस तापीय ऊर्जा से हम फोटोवोल्टिक सेल्स के माध्यम से उस तापीय ऊर्जा को हम वापस इलेक्ट्रिसिटी की ऊर्जा में या विद्युत की ऊर्जा में उत्पन्न करते हैं। और इस प्रकार से हमारे आजकल देखा है कि घरों पर या कुछ ऑफिसों में लाइट के लिए और कुछ पब्लिक प्लेसेस पर इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करने के लिए सोलर एनर्जी का प्रयोग किया जा रहा है। भारत में इसकी बहुत प्रचुर संभावना है और इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने एक पूरी सोलर एनर्जी को डेवलप करने के लिए राष्ट्रीय व्यापी योजना भी शुरू की है। इसके अलावा विंड एनर्जी जो पवन ऊर्जा है वो भी भारत के लिए बहुत अनुकूल है क्योंकि भारत की जो स्थिति है उसके पास काफी लंबा तट उपलब्ध है, वो उष्णकटिबंधीय गोलार्ध में है, यहाँ पर पवनों की गति तेज है। इस सब के कारण हमारी जो विंड एनर्जी है वो हमें काफी मिल सकती है। विंड एनर्जी के लिए जो वायु की गति है वो आमतौर पर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से लेकर के 23 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच में होनी चाहिए, जबकि भारत में जो आमतौर पर जो वायु की गति की जो औसत है वो 9.5 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास उपलब्ध है। इस प्रकार से भारत में पवन ऊर्जा के डेवलपमेंट के लिए आमतौर पर 50,000 मेगावाट से लेकर के 85,000 मेगावाट के विद्युत उत्पादन की प्रतिवर्ष की संभावना भारत के पास है, जबकि अब तक हम केवल 5 से 6,000 मेगावाट की विंड एनर्जी या पवन ऊर्जा उत्पन्न कर पा रहे हैं। इस प्रकार से हमारे पास सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को डेवलप करने के लिए अपार संभावनाएं हैं और यदि भारत इस एनर्जी के रिसोर्स को डेवलप कर लेता है तो निश्चित रूप से हमारे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा और हमारे दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी बहुत कम होगी। इस मुख्य ऊर्जा के स्रोत के अलावा कुछ जियोथर्मल यानी कि जो भूतापीय ऊर्जा है से कुछ जगह पर आपने देखा है जो अर्थ का जो टेम्परेचर होता है निचली परतों में बहुत अधिक पाया जाता है और ऊपर वाली परतों में टेम्परेचर कम होता है। किसी कारण से आपने कभी कभार गर्म झरनों का सुना होगा, गर्म पानी के झरने। जो गर्म पानी के झरने हैं वो नीचे वाली जो हमारी एनर्जी है उसी को शो करते हैं और इस एनर्जी का प्रयोग करते हुए कुछ उन्नत तकनीकों के माध्यम से हम जियोथर्मल एनर्जी के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं और वो भी हमारे कुछ सीमित मात्रा को पूर्ति कर सकती है। इसके अलावा टाइडल एनर्जी या इसको तरंग ऊर्जा बोलेंगे, समुद्री ऊर्जा बोलेंगे। तरंग ऊर्जा के साथ ज्वारीय ऊर्जा, ओटेक ऊर्जा, ये समुद्री से हमें जो समुद्रों से हमें ऊर्जा मिल सकती है। समुद्र से ऊर्जा मिलने के जो तकनीक है वो डिपेंड करती है जैसे तरंगों की गति पर, ज्वार की मात्रा पर और ओटेक पर। ओटेक का मतलब है कि ओशन थर्मल कन्वर्शन सिस्टम, यानी कि जो समुद्र की जो निचला पानी का स्तर होता है कुछ गर्म होता है ऊपर वाले की तुलना में और उसके जो टेम्परेचर का डिफरेंस है ऊपर वाली परत का और नीचे वाली पानी की परतों के टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस है उसके डिफरेंस के माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। समुद्र से उठने वाली तरंगों की जो गति होती है उस गति के कारण हम टरबाइन चला सकते हैं। उन टरबाइनों से या समुद्र की सतह पर पड़ने वाले वायु की विंड प्रेशर के दबाव के कारण जो उसमें तरंग उत्पन्न होती हैं उनके कारण हम टरबाइन को चला करके इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार से ज्वारीय ऊर्जा के कारण जब हम जानते हैं कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है उसके बीच में एक गैप होता है और उस गैप को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ टरबाइन का यूज कर सकते हैं और इस प्रकार समुद्र से भी हमारे लिए वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत का एक साधन हो सकता है। इसके अलावा बायोफ्यूल, जैसे कि आपने सुना है बायोडीजल जिसको बोलते हैं। बायोडीजल आमतौर पर इसमें हमारे पास जो रतन जोत है या जिट्रोफा जिसको बोलते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। जिट्रोफा से मिलने वाले जो बीज हैं उनसे हम बहुत कुछ उन्नत किस्म का तेल निकाल सकते हैं और उस तेल को कुछ परसेंटेज के हिसाब से अपने जो नेचुरल जो ऑयल्स हैं जैसे कि पेट्रोलियम या डीजल उसकी एक निश्चित मात्रा उसमें मिला करके उसको हम बायोफ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं। उससे हमारा जो बेनिफिट है ये इसका डबल बेनिफिट हमारे पास होगा। उसका पहली बात भारत में इसके पास संभावनाएं हैं, कृषि के रूप में इसके उत्पादन की संभावनाएं हैं। प्रति हेक्टेयर उत्पादन हमारे पास अधिक हो सकता है, बंजर भूमि का प्रयोग किया जा सकता है, किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है। तो बायोफ्यूल को डेवलप करने के लिए, बायोडीजल को डेवलप करने के लिए, रतन जोत की या जिट्रोफा की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने परियोजना पूरे देश में लागू की हुई है और उस पर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। इसके अलावा बायोमास
या बायोगैस। आमतौर पर गांव में जो कूड़ा करकट, अपशिष्ट पदार्थ, कृषि के अपशिष्ट पदार्थ, पशुओं के मिलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, उनको किसी विशेष प्रकार के एक चैम्बर में एक विशेष तापमान पर उसको किण्वन विधि के द्वारा उसको फर्मेंटेशन करके हम कुछ छोटे छोटे जो माइक्रोब उत्पन्न करते हैं, और उन माइक्रोब के बाद उनसे हमें एक गैस उत्पन्न होती है जो गांव में खाना बनाने के लिए प्रयोग की जा सकती है, जिसे आमतौर पर देसी भाषा में गोबर गैस या बायोगैस कहते हैं। इसके साथ बायोमास। बायोमास का अर्थ क्या है? गांव में मिलने वाले जो परंपरागत साधन हैं ऊर्जा के, जैसे लकड़ी है, उपले है, एक्सेट्रा, उनके जो दहन की प्रक्रिया होती है वो अवैज्ञानिक होती है, और जिसके कारण वो अपने पूरे जो उसका जो एक वेट है उसके अनुसार वो एनर्जी नहीं दे पाते, और उससे कम मात्रा में हमें एनर्जी मिलती है। यदि हम इन्हें प्राकृतिक या परंपरागत साधनों को वैज्ञानिक और उन तकनीकों के माध्यम से उसका दहन करते हैं तो उससे हमें अधिक मात्रा में एनर्जी मिलेगी, प्रदूषण भी कम होगा, और पूरे की पूरी मात्रा का उस एनर्जी में कन्वर्ट करने में सहयोग मिलेगा। आमतौर पर हमारे गांव में जो कृषि प्रधान देश है, और गांव में कृषि से अपशिष्ट, दूसरे अपशिष्टों से लगभग 15,000 करोड़ टन के आसपास अपशिष्ट उत्पन्न होता है। इस 15,000 करोड़ टन अपशिष्ट को यदि हम यूज कर लें और उन तकनीक के माध्यम से उसको दहन किया जाए तो हमारे देश में लगभग 15,000 मेगावाट विद्युत का हमें प्राप्ति हो सकती है प्रसाद। इसके अलावा स्मॉल वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, लघुपन बिजली योजनाएं। जो पन बिजली योजनाएं आमतौर पर 25 से 30-35 मेगावाट तक की जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोजेक्ट लगाई गई हैं उसको हम लघुपन बिजली योजना बोलते हैं। और लघुपन बिजली योजना से भारत में 5 से 6,000 मेगावाट तक की विद्युत उत्पादन की क्षमता हमारे पास है। इसके लिए भारत के पास काफी जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, हमारे पास काफी नदियां हैं, नदियों में बहुत सी नदियों में जो जल का स्तर है वो पूरे वर्ष हमें मिलता है, और इसके अलावा पूरे जल स्तर के साथ नदियों में जो बहाव की गति है वो भी हमारे अनुकूल है। तो नदी के मिलने वाले पानी के बहाव, उसकी मात्रा और निरंतरता के को प्रयोग करके हम लघुपन बिजली को लगा सकते हैं, और इससे हमारे छोटे छोटे एरिया की जो छोटी छोटी जरूरतें हैं उनको पूरा किया जा सकता है। आमतौर पर भारत ने ऐसे प्रोजेक्टों पर काम भी किया है, स्पेशली गुजरात से, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, तो यहाँ पर बहुत से स्मॉल वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट को लगाया गया है, और लोकल वहां की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा किया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये मुख्य हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, जिसको अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं, और केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इन एनर्जी के रिसोर्सेज पर वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों को डेवलप करने पर कार्य किया जा रहा है, और इन स्रोतों को आने वाले समय में हम ऊर्जा का भविष्य या ऊर्जा के स्रोत मान सकते हैं। और प्रत्येक देश के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए इन स्रोतों को डेवलप करना उनकी एक मजबूरी है, एक आवश्यकता है, और आशा करते हैं कि आने वाले समय में भारत ही नहीं पूरे विश्व में जो वैज्ञानिक दल हैं वो इन नए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को डेवलप करने में, उन्नत तकनीक को डेवलप करने में कामयाबी प्राप्त करेंगे, और मानव जीवन की निरंतरता के लिए जो हमें एनर्जी की जो रिसोर्सेज की जरूरत है वो पर्याप्त रूप से हमें मिलती रहेगी, और हम नए नए वैकल्पिक जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनको ढूंढते रहेंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।